हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अभी आने वाले 27 मार्च को हमारे कुछ साथियों का एग्जाम है जो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक से हैं, तो आज का वीडियो उनके लिए काफ़ी मददगार होगा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे सवाल आने की संभावनाएं हैं और कौन से टॉपिक से वो सवाल जो आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं कि कौन से टॉपिक से सवाल आ सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जी हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां से 4 से 5 सवाल आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है आपका 60 जो क्वेश्चंस आते हैं जो 30 मार्क्स के रहते हैं, तो उनमें जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उससे सवाल जो है ज़रूर आएंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जो गाइडलाइन है रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा सितंबर 2020 में बदलाव हुए हैं, तो आपको पूरे प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिनमें बदलाव हुए हैं। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस हाउसिंग जो लोन है उनमें बदलाव हुए हैं, फिर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत उसमें बदलाव हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में बदलाव हुए हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए और इससे जुड़े हुए जो मॉक टेस्ट हैं उनको कर लीजिए। तो अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के वीडियो देख लेते हैं और मॉक टेस्ट कर लेते हैं तो आपके पुख्ता हो जाएंगे कि इससे जुड़े हुए अगर कोई सवाल आएंगे तो आपको सही तरीके से कर पाएंगे। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आने वाले एग्जाम को देखते हुए। अगला जो टॉपिक है जिससे सवाल आ रहे हैं वो है KYC, नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर के जो 4 पिलर हैं, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट और होता है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये जो KYC के 4 घटक हैं उनमें से सवाल आ जाते हैं। तो KYC से जुड़ा हुआ जो वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कहा जाता है वो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट है। फिर जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, जो स्मॉल अकाउंट है, जो विदाउट KYC भी उनका खाता खोला जाता है, तो उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो रिस्क मैनेजमेंट है, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, उससे जुड़ा हुए सवाल आने की संभावनाएं रहती हैं। और जो मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, उन ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट। तो ये अगर आप देख लेते हैं तो KYC से जुड़े हुए 1 से 2 सवाल जो हैं KYC से जुड़े हुए आते हैं, कभी कभी 3 सवाल भी KYC से आ जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर जहां से सवाल आएंगे, वो है टाइप्स ऑफ कस्टमर। टाइप्स ऑफ कस्टमर से जुड़े हुए काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे जॉइंट अकाउंट है, माइनर अकाउंट है और आपका HUF अकाउंट है, ट्रस्ट अकाउंट है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है और कंपनी अकाउंट्स हैं और जो इंडिविजुअल अकाउंट है। तो इनमें ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है जॉइंट अकाउंट से जुड़े हुए सवाल आ जाते हैं और माइनर अकाउंट से जुड़े हुए सवाल आ जाते हैं। तो इनको जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट आप देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर 1-2 सवाल तो ऐसे हैं जो हूबहू सभी एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो आइदर एंड सर्वाइवर एंड फॉर्मर एंड सर्वाइवर के सवाल आ रहे हैं। तो उनको आप टाइप्स ऑफ अकाउंट देख लीजिएगा, इनमें से 1 या 2 सवाल जो है आने की संभावनाएं हैं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स। गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स ऐसे ऋण योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा प्रायोजित होती हैं और उनमें जो है प्रोत्साहन दिया जाता है, या तो सब्सिडी रहती है या इंटरेस्ट सब्सिडी रहती है या इंटरेस्ट सबवेंशन रहता है। तो ऐसी योजनाओं को बहुत ही अच्छे से देखने की जरूरत है। जैसे DNRLM है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसमें भी बदलाव हुए हैं। 18 सितंबर 2020 को नए गाइडलाइन आए हैं, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। NRLM से जुड़ा हुआ सवाल जरूर आ रहे हैं। साथ ही साथ PMEGP है, PMEGP फर्स्ट लोन, PMEGP सेकंड लोन, CGTMSE है, मुद्रा लोन है, स्टैंड अप इंडिया है और आपका जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है और नेशनल इक्विटी फंड है। तो ये तमाम जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं इनको जो है आप देख लीजिएगा, इनसे 2 से 3 सवाल या 4 सवाल आने की संभावनाएं होती हैं। अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसे अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। तो ये सवाल जो है इनसे जरूर आएंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जो विस्तार किया गया है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो इनको जो है बहुत प्राथमिकता दी जाती है और इनसे जुड़े हुए 1-1 सवाल जरूर आएंगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम्स में जो है आप इनको जरूर देख लीजिएगा। इसी से जुड़ा हुआ अगर स्मॉल सेविंग डिपॉजिट को देख लेते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गए, फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो गए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गए, तो जो स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स हैं इनको भी अगर देख लेंगे तो आपके 2 या 3 सवाल जो है इनसे जुड़े हुए आ जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो चेक रिलेटेड है। चेक रिलेटेड सवाल जो है 3 या 4 सवाल चेक रिलेटेड पूछ रहे हैं कि वो क्रॉसिंग चेक कौन सा है,
जनरल क्रॉसिंग कौन सा होगा, स्पेशल क्रॉसिंग कौन सा होगा, फिर इंडोर्समेंट क्या है। चेक से जुड़े हुए सवाल जो हैं ये पूछ रहे हैं, आपने पिछले वीडियो में देख लिए होंगे, रिकॉर्ड क्वेश्चन की चर्चा मैं आप लोगों से करता रहता हूं, तो किस तरह से सवाल जो है चेक से आ रहे हैं, तो इनको जाके डिटेल में देख लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको आयरेक नॉर्म्स के साथ प्रोविजन और जो एनपीए क्लासिफिकेशन के तौर पे देखा जाता है, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, ये जो है पूरा टॉपिक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जिसमें एसेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है उनके परफॉर्मिंग के आधार पर, और उनमें कैसे कैसे प्रोविजनिंग की जाती है, कैसे कैसे उनमें जो इनकम रिकॉग्निशन होता है और साथ ही साथ प्रोविजनिंग की जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो प्रोविजनिंग से जुड़ा हुआ, कि डाउटफुल 3 में है तो 100% प्रोविजन, चाहे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पोर्शन हो, किस तरीके से यहाँ पर कितना % प्रोविजन होगा, तो ये सवाल पूछा जाता है कि 3 साल से ऊपर के हैं डाउटफुल में, तो डाउटफुल 3 कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ पर 100% प्रोविजन होगा, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। तो ये जो पूरा पार्ट है जिसमें एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन और प्रोविजनिंग नॉर्म्स, इनको जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, नॉन कोऑपरेटिव बारोवर हैं और रेड फ्लैग अकाउंट्स हैं, इनके बारे में जो है आप छोटी छोटी जानकारियां हैं उनके बारे में देख लीजिएगा। फिर सेल ऑफ एनपीए के बारे में देख लीजिएगा, जो एआरसी जो बने जाते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को सेल किए जाते हैं एनपीए, तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में आप देख लीजिएगा। और ज़्यादातर नॉन कोऑपरेटिव बारोवर, विलफुल डिफॉल्टर, इनके रिपोर्टिंग जो लिमिट होती है, सीलिंग होती है और थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिससे सवाल आने की संभावना है वो है कस्टमर सर्विस रिलेटेड। जो ग्राहक सेवा है उसको जो है बहुत ही प्राथमिकता दी जा रही है। तो ग्राहक सेवा से जुड़े हुए जैसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन है, कोपरा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैं, आरटीआई हैं, और जो आपके रिडेसल सिस्टम है, जो शिकायत सुलझाने की जो आपकी पद्धति है आपकी बैंक में, कि अगर आपकी शाखा में कोई शिकायत मिलती है तो कितने दिनों में उसका जो निपटारा कर देना चाहिए, रीजनल ऑफिस में कितना, जोनल ऑफिस में कितना, तो ये जो आपका सिस्टम है, आपके बैंक की जो पॉलिसी है कस्टमर सर्विस ग्रीवेंसेस रिडर्सल मैकेनिज्म, उनको आप स्टडी कर लीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है एब्रीवेशन, मतलब फुल फॉर्म, जो बैंकिंग के टर्मिनोलॉजी हैं जो यूज़ हो रहे हैं, इनके फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। तो ये 3 से 4 फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। अभी ज़्यादातर जो फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग से जुड़े हुए आ रहे हैं। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नए टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं तो उनके बारे में जो है एब्रीवेशन जो है पूछा जा रहा है, तो आप उनमें देख लीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बैलेंस शीट रेशियो एनालिसिस के बारे में। तो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं कि वहाँ पर करंट रेशियो क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होते हैं, तो इनसे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से पूछे जाएंगे। और बैलेंस शीट से जुड़ा हुआ 1 से 2 सवाल जो हैं पूछे जा रहे हैं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है डीआईसीजीसी इंश्योरेंस। तो डीआईसीजीसी इंश्योरेंस से जुड़े हुए एक सवाल तो पक्का आ रहा है, और हर एग्जाम में एक सवाल डीआईसीजीसी इंश्योरेंस से आ रहे हैं, क्योंकि बैंकों को उनके पास जो डिपॉजिट होते हैं उनका इंश्योरेंस करना मैंडेटरी होता है, और उसके लिए बैंक जो है प्रीमियम पे करते हैं। तो इससे जुड़े हुए जो मैक्सिमम 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक है, इससे जुड़े हुए सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। या तो प्रीमियम के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, या तो मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस होगा उसके बारे में, या उसका प्रीमियम कौन पे करता है, ये पूछे जाते हैं सवाल। तो डीआईसीजीसी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको आपको तैयारी करना चाहिए। और अगला महत्वपूर्ण जो है वो डिजिटल बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आपके बैंक के जितने भी डिजिटल मॉड्यूल हैं, जिसमें नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई है, आईएमपीएस ट्रांसफ़र हैं, तो इनके जो है ट्रांजैक्शन लिमिट देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो डेबिट क्रेडिट कार्ड हैं, इनके बारे में जो फीचर्स हैं, इनके बारे में भी जानकारी देख लीजिएगा। और इससे जुड़े हुए सवाल जो हैं काफ़ी पूछे जा रहे हैं। अगला चीज़ जो आपको पढ़ना है वो डिसीज जो अकाउंट ऑपरेशन है, डिसीज क्लेम के बारे में जो सवाल पूछे जा सकते हैं, और डिसीज क्लेम कितने दिनों में सेटल किए जा सकते हैं, या अगर एक ही मृत्यु हो जाती है, जॉइंट अकाउंट है, ए एंड बी है, तो उनका पैसा जो है मैच्योरिटी के बाद किसको मिलेगा। जो प्राय फेमस हो गया है वो सवाल कि ए और बी जो है दोनों जॉइंट अकाउंट हैं और सी नॉमिनी है, और एक की मृत्यु हो जाती है तो मैच्योरिटी के बाद जो पैसा है किसको दिया जाएगा। तो ये सवाल तो काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं और हर एग्जाम में आ रहा है। तो ये जो डिसीज अकाउंट से जुड़े हुए सवाल जो हैं आ सकते हैं, जैसे अप्रोप्रिएशन से जुड़ा हुआ सवाल आते हैं, क्लेटन रूल से जुड़ा हुआ सवाल आते हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन सिक्योरिटी है। जो भी सिक्योरिटी बैंक के पास रखी जाती है और जिसके अगेंस्ट लोन दिया जाता है, उसमें कुछ चार्ज क्रिएट होता है कि जब तक वो लोन रहेगा वो चार्ज रहेगा। तो वो चार्ज
किस किस सिक्योरिटी पे कौन कौन से चार्ज होते हैं, इस पर तो सवाल पक्का आएंगे और हमेशा हर एग्जाम में ये सवाल आ रहे हैं। तो इसके जो है किस प्रकार के चार्ज होते हैं, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेज लगेगा, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो स्टॉक है तो हाइपोथिकेशन लगेगा, और अगर LIC है, FDR है तो असाइनमेंट लगेगा। तो ये सिक्योरिटी के आधार पर जो चार्जेस हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जैसा सिक्योरिटी होगा चार्ज उसके हिसाब से होगा। तो आपको पूछा जा सकता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर कौन सा चार्ज लगेगा, तो वहाँ पर मॉर्गेज होगा। यहाँ पर मॉर्गेज भी बहुत सारे किस्म के हैं, तो डिटेल में उनको देख लीजिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन सिक्योरिटी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर, TDS और टैक्स रिलेटेड जानकारियां जो बड़े बदलाव हुए हैं उनको देख लीजिएगा। साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में जो है वो देख लीजिएगा। डोर बैंकिंग सर्विस चालू हुआ है सीनियर सिटीजन में। सुपर सीनियर सिटीजन क्या है, ये सीनियर सिटीजन से जुड़े हुए सवाल जो है वहाँ पर अपना स्थान जो है पक्का करते हैं। तो सीनियर सिटीजन के बारे में जो जो स्कीम्स हैं उनके बारे में आप देख लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल जो है पूछा जाता है वो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में। जैसी सेवा देंगे वैसा जो है संबंध बनेगा। तो बैंकर और कस्टमर के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में जरूर आप देख लीजिएगा। आप जितने प्रकार की सेवा देते हैं हर सेवा के हिसाब से वो आपका संबंध बनता है बैंकर और कस्टमर का। तो वो संबंध क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उस रिश्ते को अगर आप देख लेंगे और याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि एग्जाम में आप सही तरीके से निर्णय लेके उसका सही उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो गार्नेसी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर को आप देख लीजिएगा। इनमें से एक या दो सवाल जो है पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। गार्नेसी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर के में छोटा छोटा टॉपिक है, वीडियो भी अवेलेबल है, आप उसको देख लेंगे तो सरल तरीके से आपको समझ में आएगा कि गार्नेसी ऑर्डर से किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं या अटैचमेंट ऑर्डर से किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर गार्नेसी ऑर्डर में ये सवाल पूछा जा रहा है कि गार्नेसी ऑर्डर अगर किसी अकाउंट में प्राप्त हुआ तो बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होता है। तो बैंकर जो है डेटर हो जाएगा और कस्टमर जो है जजमेंट डेटर हो जाएगा। तो बैंकर डेटर अब जजमेंट डेटर हो जाएगा। तो ये सवाल जो है काफ़ी पूछा जा रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो लिमिटेशन पीरियड के बारे में। जो भी डॉक्यूमेंट बैंक में लिए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उनका एक लिमिटेशन पीरियड होता है। और लिमिटेशन पीरियड वो अवधि होता है जिस अवधि में बैंक जो है उस ऋण की वसूली के लिए कोर्ट में दावा दायर कर सकते हैं, वो पीरियड को लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। तो हर डॉक्यूमेंट जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं उनका एक लिमिटेशन पीरियड होता है। जैसे डिमांड प्रोमिसरी नोट का उस डेट से जिस डेट पे लिखा गया है उससे 3 साल। तो ये जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जो लिमिटेशन पीरियड होते हैं आप उनको देख लीजिएगा, उनमें से सवाल आने की संभावना जरूर होती है। तो साथियों ये थे कुछ जनरल बैंकिंग के सवाल, लेकिन साथ ही साथ इंटरनल बैंकिंग जो आपके बैंक संस्था से जुड़े हुए हैं उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आपके बैंक का बैलेंस शीट, आपके बैंक के बिजनेस फिगर, 31 मार्च 2020 को आपका बैलेंस शीट किस साइज का था, कितने कस्टमर थे, टोटल डिपॉजिट कितना था, टोटल एडवांसेस कितना थे, टोटल बिजनेस फिगर, NPA प्रॉफिट कितना था, कैपिटल कितना था, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना था, CRR, प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना था, NPA परसेंटेज क्या था, ग्रॉस NPA कितना था, पूंजी कितनी थी, कासा परसेंटेज कितना था। ये तमाम चीज़ें जो हैं बिजनेस फिगर से जुड़े हुए हैं। या टारगेट कितना रखा गया था, लक्ष्य कितना रखा गया था, कितने स्टाफ हैं, तो ये जो है ध्यान देने की ज़रूरत है बिजनेस फिगर से जुड़े हुए। अभी पिछला जो है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के एग्जाम हुए थे, उनमें देखिए ज़्यादातर सवाल बिजनेस फिगर से पूछे गए थे। तो इसमें से 3 से 4 सवाल जो हैं आने की संभावनाएं रहती हैं, वैसे 2 सवाल तो आते ही आते हैं। अगला चीज़ जो आपको देना है बैंक के इंटरनल लोन स्कीम्स के बारे में। बैंक के इंटरनल जो रिटेल स्कीम्स हैं, जो पॉपुलर स्कीम्स हैं उनको देख लीजिए, या जो नए स्कीम लॉन्च हुए हैं इस साल में उनको देख लीजिएगा। जैसे हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, गोल्ड लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, जो एग्रीकल्चर टर्म लोन है। तो ये जो कुछ पॉपुलर आपके बैंक के लोन हैं उनको जो है देख लीजिएगा। उनमें भी 4-5 चीज़ें ही देखने की ज़रूरत है। हर लोन का मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उनमें जो है मोरेटोरियम, रिपेमेंट पीरियड और सिक्योरिटी और मार्जिन। अगर ये 5 चीज़ें आप देख लेते हैं तो आप पूरा कवर कर लेंगे। वैसे से जुड़े हुए सवाल जो है पूछे जाते हैं कि क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना होता है, फिर उसमें मार्जिन कितनी होती है, सिक्योरिटी कितना होता है, रिपेमेंट पीरियड कितना है और मोरेटोरियम कितना है। तो ये चीज़ें आप जब अपने रिटेल स्कीम्स के बारे में हो, चाहे बैंक की जो इंटरनल लोन स्कीम्स हैं उनको देख लेंगे तो आपका ये पार्ट जो है कवर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। तो ऑडिट से जुड़े हुए सवाल तो जरूर आ रहे हैं कि ऑडिट होता है तो आपके ब्रांच की कैटेगराइजेशन किस तरह से होता है, हाई रिस्क कब होता है, लो रिस्क कब होता है, मीडियम रिस्क कब होता है, और अगर इस रिस्क क्लासिफिकेशन के बाद उनका ऑडिट फ्रीक्वेंसी कैसे होता है,
और अगर ऑडिट रिपोर्ट आती है तो फिर उसका कंप्लायंस रिपोर्ट कितने दिनों में सबमिट होना चाहिए, पूर्णतः क्लोजर कितने दिनों में होना चाहिए, ये अपने ऑडिट पॉलिसी का अध्ययन करके आप इसको जो है आप देख सकते हैं और इनको नोट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आएंगे अगर प्रश्न तो उनको आप सही तरीके से निर्णय लगा सकते हैं और उसको टिक लगा सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। रिकवरी से जुड़े हुए एक सवाल आने की संभावनाएं होती हैं कि रिकवरी में जो अभी ओटीएस स्कीम्स चल रहे हैं, रिकवरी पॉलिसी के तहत जो है सेक्रीफाइस कितना कर सकते हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। या आपके बैंक में अगर कोई एकमुश्त समझौता निपटान की कोई पद्धति चल रही है या कोई अभी योजना चल रही है तो उसको आप देख लीजिए रिकवरी पॉलिसी के तहत, तो इसको आपका जो है वो टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे सवाल आते हैं वो है लैंडिंग पावर। डिस्क्रिशनरी लैंडिंग पावर्स हैं, हर कैडर के हिसाब से, जो स्केल के हिसाब से शाखा प्रबंधक को जो है क्षेत्रीय प्रबंधक, फिर आंचलिक प्रबंधक और जीएम महाप्रबंधक और सीएमडी लेवल तक जो है वो लैंडिंग पावर दिए गए हैं। तो आपके जो लैंडिंग पावर है कमेटी अप्रोच के साथ, उसको ज़रा देख लेंगे तो लैंडिंग पावर से जुड़े हुए एक दो सवाल आ जाते हैं। जैसे पूछे जाएंगे कि स्केल 4 के ऑफिसर हैं और गोल्ड लोन में मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं। तो जो लोन के लैंडिंग पावर हैं वो आप देख लीजिएगा, आपके जो करंट क्रेडिट पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी में जो दिया होगा उसमें जो है आप नोट कर लीजिए और आप उसको ज़रा याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है नोट और करेंसी रिलेटेड, करेंसी मैनेजमेंट। तो नोट और करेंसी जो मैनेजमेंट है रिलेटेड, उससे सवाल जरूर आ रहे हैं, 1 से 2 सवाल आ रहे हैं। जैसे जाली नोट के बारे में हो गया, या करेंसी मैनेजमेंट के बारे में हो गया, सीएमएस के बारे में हो गया, या जो नोट से जुड़े हुए सवाल कि कितने नोट बदले जा सकते हैं, या करेंसी चेस्ट में अगर कोई इरेगुलेटरी पाती है तो आरबीआई का कितना पेनल्टी है। तो इस पर जो है सवाल पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 सवाल इसमें आने की संभावनाएं हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ टॉपिक जिस पर हम चर्चा कर रहे थे और आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अगर आप देख लिए होंगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखे होंगे तो आप इनको रिविज़न कर लीजिएगा। और इनसे जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मॉक टेस्ट करिए, अभ्यास करिए। एक्चुअल में सफलता पाना है तो उनके भी इंग्रेडिएंट हैं। पंचसूत्र का पालन करना होता है। अगर आपको एग्जाम में सफलता पाना है तो पंचसूत्र का पालन करना होगा। पहला, पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। जी हाँ, जो जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसको पढ़ना, फिर उसको लिखना, फिर उसको समझना, फिर उसको दोहराना और फिर अभ्यास करना। ये पंचसूत्र है। अगर ये पंचसूत्र का पालन करेंगे तो रिवॉल्विंग फंड रूपी जो है आपका रिटर्न एग्जाम पास होगा और साथ ही साथ सफलता के साथ आप लिंकेज हो जाएंगे। तो जिस तरह एसएसजी में पंचसूत्र का पालन करते हैं तो रिवॉल्विंग फंड और क्रेडिट लिंकेज मिलता है, ठीक उसी तरह एग्जाम में सफलता के लिए भी ये पंचसूत्र का पालन करिए। पहले पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना, ये पंचसूत्र का पालन करेंगे तो सफलता सुनिश्चित होगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने कुछ टॉपिक आपसे साझा किया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और आप इसी तैयारी में जुड़ जाएंगे। अगर इससे संबंधित कोई आपको मॉक टेस्ट चाहिए, इससे संबंधित कुछ सवाल चाहिए तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।